जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक के बारे में। आज के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे नोट करते चले, जिससे बाद में नोट्स वगैरह बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश समाज वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में सांस्कृतिक कारकों के कारण ही घटित होती है। मैकावर, सोरोकिन, आकबर्न या मैक्स वेबर जैसे तमाम समाज वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक तत्वों को मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते हैं। वास्तव में मनुष्य के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों और सामाजिक संबंधों के बीच में गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के विचार, मूल्य आदि परिवर्तित होते रहते हैं, इनका प्रभाव सामाजिक संबंधों के ऊपर पड़ता है और सामाजिक संरचना उसी के अनुरूप परिवर्तित होती चली जाती है। यानी संस्कृति में जैसे जैसे विकास होता है, उसका प्रभाव सामाजिक संबंधों के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि मानव के विचारों, विश्वासों, मूल्यों और परंपराओं और सामाजिक संबंधों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के या मानव के विचार, मूल्य और विश्वास परिवर्तित होते जाएंगे, उसी तरह से समाज के जो आपसी संबंध हैं वो परिवर्तित होते जाएंगे। और जब समाज के सामाजिक संबंध परिवर्तित होते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होगा। जैसा कि मैक्स वेबर का मत है या मैक्स वेबर का मानना है कि संस्कृति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सभ्यता को प्रेरणा देती है और ये सभ्यता को प्रेरणा देकर के सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र करती है। अगर आप मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था का एकमात्र आधार प्रोटेस्टेंट धर्म है। यानी दुनिया के जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचलित था, वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी जो धर्म है वो एक प्रमुख तत्व है और धर्म का प्रभाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के ऊपर आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृति से जो हमारा तात्पर्य होता है वो जीवन के संपूर्ण ढंग से होता है। यानी जीवन का जो संपूर्ण ढंग है जिसमें हमारे जो मानव के जो संपूर्ण प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, कला है, धर्म है, साहित्य है या व्यवहार आदि हैं, या कह लीजिए कि जितने भी भौतिक और अभौतिक साधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन सभी मानव के द्वारा निर्मित संसाधनों को जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके द्वारा हम अपनी सुख सुविधा और कल्याणकारी जो योजनाओं में विकास करते हैं, तो ऐसे तमाम साधनों को, संसाधनों को, वस्तुओं को, इकाइयों को हम संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। यानी संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है और संस्कृति के द्वारा ही हम अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है, जैसा कि मालिनोव्स्की ने कहा था कि संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अपने व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन को कल्याणमय और सुखमय बनाने के लिए हम जिन परंपराओं, प्रथाओं, कलाओं और धर्म या व्यवहारों का सृजन करते हैं, उन सभी के संयुक्त रूप को हम संस्कृति कहते हैं। क्योंकि सभ्यता का संबंध भौतिक परिस्थिति से अधिक होता है, जबकि संस्कृति का जो संबंध होता है वो आंतरिक गुणों से होता है या विशेष करके नैतिक पक्ष से होता है। इसलिए संस्कृति के आगे संस्कृति के दो भाग आगे पढ़ेंगे आप, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो चूंकि जैसे हमारी हमारी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं रहती हैं, आपको पता है कि अलग अलग समाजों में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी परिस्थितियां अलग हैं और उस परिस्थितियों के अनुरूप
उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, यानी उनकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं है। तो इस कारण से आवश्यकताओं के भिन्न भिन्न होने से आप देखेंगे कि विभिन्न समाजों में जो संस्कृतियों का जो स्वरूप है वो भी भिन्न भिन्न होता है। यानी एक समाज की जो संस्कृति है वो दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है, और चूंकि हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं इस कारण से हमारी संस्कृति में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो जैसा कि अभी संस्कृति को परिभाषित करते हुए मालिनोव्स्की ने लिखा है कि संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी तरह से टायलर का स्टेटमेंट है, उन्होंने संस्कृति के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, विधि, रीति रिवाज, या कह लीजिए कि मनुष्य की सभी योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन से संबंधित जो उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन साधनों का, जिन तत्वों का उपयोग करता है, जिनके माध्यम से वो अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हों चाहे अभौतिक आवश्यकताएं हैं, इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको प्राप्त करना संभव बनाता है। तो इन सभी संसाधनों के संयुक्त रूप को हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति क्या है, इसको अगर आप एकदम छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो मानव निर्मित होती हैं और ये मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या आप कह सकते हैं कि संस्कृति वह संसाधन है या संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे संस्कृति की विशेषताएं। चूँकि अभी जैसे हमने मालिनोव्स्की की, टायलर की जो परिभाषाएं बताई हैं उनसे ये स्पष्ट होता है, जैसे टायलर ने कहा कि संस्कृति क्या है, एक जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, नीति या रीति रिवाज और वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो मनुष्य होकर के, यानी एक जो मानव है, जो मनुष्य होकर के एक मानव के रूप में जो उस व्यक्ति की जो विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उसकी आदतें हैं, उसके विश्वास हैं, विचार हैं, ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं, सम्मिलित होती हैं, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो टायलर की इस व्याख्या से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये मिलती है कि संस्कृति के अंतर्गत उन समस्त गुणों को रखा जाता है जो व्यक्ति सामाजिक विरासत में प्राप्त करता है। एक विशेषता ये भी संस्कृति की होती है कि संस्कृति जो है वो मानव निर्मित तो होती ही हैं, लेकिन चूँकि संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, इस कारण से जो व्यक्ति हैं अपनी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है। और दूसरी विशेषता जैसे मैंने अभी बताया कि संस्कृति के जो गुण हैं वो उन्हें व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। संस्कृति जो मानव निर्मित होती है इसको मनुष्य ने स्वयं अपनी सुख सुविधा और कल्याण के लिए बनाया हुआ होता है या खोज किया हुआ होता है। तो इस तरह से संस्कृति जो है वो सामाजिक विरासत होती है और इसके साथ साथ जो संस्कृति है वो मानव निर्मित भी होती है। संस्कृति की व्याख्या को और स्पष्ट करने के लिए, इसे संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। जैसे आपने संस्कृति की विशेषता जो इसमें लिखा है, पहली जो विशेषता आप पढ़ रहे होंगे इसमें लिखा है संस्कृति जो है वो सीखा हुआ गुण है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव अपने जन्म के समय कोई संस्कृति लेकर पैदा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि संस्कृति केवल मानव समाज से ही संबंधित होती है। संस्कृति जो है वो केवल मानव से ही संबंधित होती है। मानव के अलावा धरती पर जो जीव हैं उनमें से किसी के पास उनकी संस्कृति नहीं होती है। इसी कारण से जो मानव है वो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो ये जो संस्कृति होती है वो सीखा हुआ गुण होता है, यानी मानव जब पैदा होता है तो उसके पास उसकी कोई संस्कृति नहीं होती है, लेकिन वह जिस परिवेश में पैदा होता है, यानी जहाँ जिस समाज में उसका जन्म होता है उस समाज का परिवेश जैसा है, उसकी संस्कृति जैसी है, तो उस संस्कृति के अनुसार ही वो धीरे धीरे वो विभिन्न प्रकार को गुणों को सीखता है, उन गुणों को, उन विशेषताओं को धीरे धीरे आत्मसात करता है।
संस्कृति की दूसरी विशेषता आपने लिखा है कि संस्कृति जो है वो संचरणशील है। संचरणशील का मतलब जो होता है वो संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ये संस्कृति है वो मानव की खोज पर आधारित होती है, मानव निर्मित होती है। तो मानव अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ, कल्याण और सुख की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और संसाधनों की खोज करता है, उन उन संस्कृतियों को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको हस्तांतरित करता है, जिससे कि उसका ये लाभ जो है वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सके। यानी इस पीढ़ी के लोग इस संस्कृति का लाभ उठा रहे हैं तो आगे वाली पीढ़ी भी इस संस्कृति का लाभ उठा सके, इसलिए वो संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। यानी संस्कृति जो है वो संचरणशील होती है। तीसरी विशेषता आपने लिखा कि संस्कृति सामाजिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संस्कृति होती है वो किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर न होकर के पूरे समाज की होती है। यानी संस्कृति जो सीखा हुआ व्यवहार होता है, संस्कृति जो मानव निर्मित व्यवहार हुआ होता है, ये जो व्यवहार है वो किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होता है, बल्कि ये जो है वो पूरे समाज की विरासत होता है, पूरे समाज की धरोहर होता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो सीखता है वो किसी व्यक्ति से नहीं सीखता है, बल्कि वो, आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो समाज में वो विभिन्न प्रकार के समूहों के संपर्क में आता है और उन समूहों के संपर्क से वो जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसको सीखता है, और न केवल सीखता है बल्कि उसको आत्मसात करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। संस्कृति की एक विशेषता यहाँ उल्लेखित है कि संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति आदर्शात्मक होती है, इसका मतलब ये हुआ, इसका आशय ये हुआ कि समूह के जो सदस्य होते हैं वो इन्हीं आदर्शों के अनुसार अपने व्यवहार को बनाने का या परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। कहने का मतलब जो संस्कृति होती है वो समूह के लिए आदर्श होती है, और उस समूह या उस सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है। अगली विशेषता आपने लिखा कि संस्कृति जो है वो इच्छा पूर्ति का साधन है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि जो संस्कृति के माध्यम से हम, या संस्कृति के माध्यम से मानव जो है वो अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपनी सुख सुविधा में वृद्धि करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो उसके जो रहन सहन के जो तरीके हैं, परिवहन है, संचार के साधन है, या जो अन्य कल्याणकारी साधन है, उनका विकास भी संस्कृति के माध्यम से होता है, जिनके माध्यम से जो लोग हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण होता है सामंजस्य स्थापित करने का। यानी हर संस्कृति का ये महत्वपूर्ण गुण होता है कि उस संस्कृति में अपने उसके जो निर्माणक तत्व हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का गुण होता है। यानी जो संस्कृति के एक संस्कृति के जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं वो आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं, और उसी के तहत जो सामाजिक व्यवस्था में अपना अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हो पाते हैं, सक्षम होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे कि ऐसे समाज में जिनकी संस्कृति में मेल जोल नहीं है, जिनके समाज में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, ऐसी संस्कृतियां जो हैं वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहती हैं, उनका अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसे आप हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति जो है वो एक विराट या विशाल संस्कृति है। इसका हृदय बड़ा विशाल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समय समय पर संगम होता रहा है, और उसके बाद भी जो हिंदू संस्कृति है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। एक अगली विशेषता है संस्कृति की कि संस्कृति में एक भूत होने का गुण है। एक भूत होने का गुण का मतलब ये हुआ कि संस्कृति के जो विभिन्न तत्व और भाग हैं उनमें अगर किसी एक भाग में कोई कमी है तो उन्हें इस बात का तुरंत आभास हो जाता है, और संस्कृति का निर्माण करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं वो आपस में मिल करके उस कमी को, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था या उस सांस्कृतिक इकाई का अस्तित्व बना रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृति में एक भूत होने का गुण है, और संस्कृति जो है में एक संस्कृति में जब भी कोई नया तत्व मिलता है तो वह उसी में मिल जाता है, उसी में एक
भूत हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। संस्कृति से संबंधित जो अंतिम विशेषता है वो ये है कि संस्कृति केवल मानव से संबंधित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पृथ्वी पर मानव के अतिरिक्त किसी के पास कोई संस्कृति नहीं है। मानव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी प्राणी इसीलिए कहलाता है क्योंकि मानव के पास उसकी अपनी संस्कृति होती है। जैसे अभी एक विशेषता आपने इसमें लिखा है कि संस्कृति जो है वो सीखा हुआ गुण है। तो सीखा हुआ गुण होने के नाते हम संस्कृति को मात्र सीखा हुआ गुण नहीं कह सकते। सीखने के लिए तो जो सर्कस में जो करतब दिखाने वाले जो बंदर हैं, जो पालतू तोते हैं, वो भी उनको जो चीज़ें सिखाई जाएँ, जो उनको चीज़ें बताई जाती हैं, वो धीरे-धीरे उनकी नकल करके उनको सीख जाते हैं। तो उसको हम तोते को या उस बंदर को हम सामाजिक प्राणी नहीं कह सकते, या हम नहीं कह सकते कि उसके पास संस्कृति है, उसने सीखा हुआ है। यहाँ पे सीखने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति सीख रहा है वो अपने समूह से सीख रहा है, स्वयं सीख रहा है, अपने व्यक्तिगत क्षमता, अपने आंतरिक गुणों के कारण वो धीरे-धीरे उन व्यवहारों को, उन क्रियाकलापों को नकल ना करके, बल्कि वो धीरे-धीरे उनको अपने जीवन में आत्मसात करके उन्हीं के अनुसार अपने मूल्यों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसलिए जो मनुष्य है उसके पास संस्कृति है, और धरती के दूसरे जीवों के पास संस्कृति नहीं होने के कारण वो मनुष्य की तुलना में निम्न है, और मनुष्य जो है वो सबसे ऊपर है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि संस्कृति के 2 भाग होते हैं। एक भाग है उसका भौतिक संस्कृति, और दूसरा भाग है अभौतिक संस्कृति। जैसे ऊपर जो चर्चा हुई है, तो ऊपर की चर्चा में आपको ये बात हमने बताई थी कि संस्कृति जो है वो जीवन जीने का एक ढंग है। लेकिन ये जो संस्कृति है वो कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, यानी संस्कृति जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही मानव के व्यवहार और उसके जीवन में या रहन-सहन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये वाक़ई में ये सामाजिक परिवर्तन ना होकर के बल्कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। यानी जब हमारे जीवन स्तर, हमारे व्यवहार का स्तर और हमारे विचार और मूल्य का स्तर परिवर्तित हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से हम जिस समाज में रहते हैं उसमें भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो संस्कृति है, वो संस्कृति के बारे में अकबर ने अपनी किताब सोशल चेंज में उन्होंने संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग को उन्होंने भौतिक संस्कृति कहा है, और दूसरे भाग को उन्होंने अभौतिक संस्कृति कहा, यानी उन्होंने संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों की चर्चा की है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत अकबर ने जो मानव कृत, यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई जो समस्त भौतिक वस्तुएं हैं उनको रखा है। जैसे मकान है, मोटर है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, या अन्य इसी प्रकार की जो वस्तुएं जो मानव ने अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने कल्याण के लिए बनाई हैं, वो सारे जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, जिनको हम मूर्त रूप में देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम अपनी खुली आँख से जिनको हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो भौतिक रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं, वो चाहे मोटर कार के रूप में हो, चाहे वो हमारे सुख सुविधा के में वृद्धि करने के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार के उपकरण के रूप में। दूसरे भाग को उन्होंने अभौतिक संस्कृति की संज्ञा दी है, अभौतिक संस्कृति का नाम दिया है, और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन पक्षों का समावेश होता है जो अमूर्त होते हैं, यानी जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जो हम जिन्हें हम विश्वास के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, या कह लीजिए कि जिनको अपने मूल्य और आदर्श के रूप में जिनको हम स्वीकार करते हैं। तो संस्कृति का वह भाग जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, जो भौतिक रूप से उपलब्ध होता है, जो मूर्त होता है, उसे हम भौतिक पक्ष कहते हैं। और संस्कृति का जो दूसरा वाला भाग है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जिन्हें कि जो मनुष्य है वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्माण करता है, उस भाग को हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। यानी जो मकान है, मोटर है, वायुयान है, रेलगाड़ी है, या जो भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं, ये हमारी भौतिक संस्कृति के अंग हैं। और जो हमारे विचार हैं, विश्वास हैं, धर्म है, नैतिकता है, कला है, साहित्य है,
कानून हैं, ये सारी चीज़ें हमारी अभौतिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो है संस्कृति के 2 हिस्से हैं, एक भौतिक पक्ष और दूसरा है अभौतिक पक्ष। अब हम लोग बात करते हैं कि सांस्कृतिक कारकों का सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किस तरह का योगदान होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृति जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसंधान में के आधार पर ये निष्कर्ष दिया है या ये बताने का प्रयास किया है कि सांस्कृतिक कारक जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। यानी जो सांस्कृतिक दशाएं हैं वो सामाजिक परिवर्तन का न केवल प्रत्यक्ष कारक हैं बल्कि परोक्ष रूप से भी वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करके सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब जो संस्कृति है वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है और इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी वो सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाती है। इसी तरह से इसी तरह का विचार जो है वो मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति जो है वो एक निर्देशक है। संस्कृति जो है वो एक निर्देशक है, जैसे एक डायरेक्टर होता है, एक निर्देशक होता है, वो पूरी जो है वो पटकथा को निर्देशित करता है कि कौन से पात्र का क्या रोल होगा और कब रोल होगा, कब ये रोल उसको अदा करना होगा। ये सारी चीज़ें उस डायरेक्टर, उस निर्देशक के ऊपर निर्भर करती हैं। तो उसी तरह से जो संस्कृति होती हैं वो सामाजिक परिवर्तन में निर्देशक की भूमिका अदा करती है। जैसे उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वो सभ्यता के साधनों का एक जहाज है। संस्कृति जो है वो सभ्यता के साधनों का एक जहाज है जिसके बिना हम बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हमको यात्रा करनी है, चाहे वो यात्रा हमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन ये जो हमारी यात्रा होगी यानी जो हमारा सामाजिक जीवन होगा वो हमारी संस्कृति रूपी जहाज के ऊपर निर्भर होगा। यानी हम संस्कृति के अभाव में हम अपने जीवन की यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृति के माध्यम से हम अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जब तक ये हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक हमारे जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में संस्कृति जो है वो समाज में जो निरंतरता है, जो सामाजिक परिवर्तन की जो गति है उसको कंटिन्यू बनाए रखती है, उसकी निरंतरता को परिवर्तित करती है और समाज में जो परिवर्तन है उसको उपलब्ध कराती है, समाज में परिवर्तन उत्पन्न कराती है। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक कारकों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ये सर्वविदित है कि संस्कृति जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है और संस्कृति जो है वो सामाजिक घटना के ऊपर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो मोटे तौर पर हम लोग संस्कृति का सामाजिक घटनाओं के ऊपर प्रभावों को मोटे तौर पर हम लोग 4-5 पॉइंट्स में इसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि संस्कृति का जो है वो आर्थिक जीवन पर प्रभाव, संस्कृति का सामाजिक ढांचे और संगठन पर प्रभाव, तीसरे बिंदु में हम लोग संस्कृति का राजनीतिक संगठन पर प्रभाव और चौथे में हम संस्कृति का प्रौद्योगिकी पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो संस्कृति है वो मानव जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव डाल रही है, वो चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन हो या फिर प्रौद्योगिकी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा आप आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो संस्कृति का आर्थिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। संस्कृति का आर्थिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक धर्म के समाजशास्त्र में जो 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक विचारों का अर्थव्यवस्था से किस तरह से संबंध रहा है, यानी धर्म का आर्थिक प्रघटनाओं के बीच में किस तरह का संबंध है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने अध्ययन से ये बताने का प्रयास किया, उन्होंने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि जो धर्म है या कह लीजिए जो धार्मिक विश्वास हैं, ये जो धार्मिक विश्वास हैं वो किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं से उनका सीधा सीधा संबंध होता है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दुनिया के 6 महान धर्मों जिसमें कि कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम और यहूदी, ये 6 धर्म हैं। फिर से सुन ले आप, कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम
और यहूदी, ये 6 जो बड़े धर्म हैं, इन 6 बड़े धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक समुदाय के जो व्यवहारिक आचार हैं, उनका उसकी अर्थव्यवस्था के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का मतलब, अगर किसी समाज की जो धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक विश्वास हैं, वो जिस तरह से होंगे, उसी के अनुरूप वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था भी होगी। यानी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, या दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। यानी किसी समाज की जो धार्मिक व्यवस्था है, वहाँ की आर्थिक संरचना को विशेष रूप से प्रभावित करती है। अब मैक्स वेबर ने जो अपनी किताब लिखी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस किताब में, इस बुक में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म का जो आर्थिक आचार है, आर्थिक जो नियम है, वो कुछ इस तरह से हैं कि जिसके कारण से पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको प्रोत्साहन मिलता है। आप देखेंगे कि दुनिया में जिन जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म है, यानी जिन जिन देशों में जो सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव है, उन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी विचारधारा का विकास तेजी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका सीधा सा कारण ये है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत धन का संचय करना या धन की वृद्धि करना, धन से धन कमाना, ये जो है वो अवांछनीय या गलत नहीं माना गया है। यानी उनके समाज में कुछ ऐसी सामाजिक विशेषताएं बनाई गई हैं जिनके द्वारा वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को विकसित कर पाने में सक्षम हो पाए। इसके बाद आता है सामाजिक संगठन या ढांचे पर संस्कृति का पड़ने वाला प्रभाव। तो ये आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज में सामाजिक ढांचे और संगठन का निर्माण उस समाज की सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में ही होता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो सामाजिक ढांचा है और जो हमारा सामाजिक ढांचा है, वो वास्तव में सांस्कृतिक रीति रिवाजों का एक मिला जुला रूप है, या उसी का मिला जुला एक गुच्छा है, या उन्हीं का आपस में गुथा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, तो जैसे हमारी जो हिंदू संस्कृति है, तो इस हिंदू संस्कृति में अगर आप विवाह के स्वरूप को ले लीजिए, तो हमारे यहाँ विवाह जो है वो एक धार्मिक कार्य है जो अविच्छेद है। यानी इसको, विवाह जो है वो एक पवित्र बंधन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो विशेषता है हमारी विवाह की, यानी जो हमारे हिंदू विवाह का ये जो नियम है कि हिंदू विवाह जो है वो एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और ये अविच्छेद माना जाता है, इसको तोड़ा नहीं जाता है। यानी ये संविदात्मक नहीं है, बल्कि ये कुछ पवित्र संस्कारों के ऊपर निर्भर माना जाता है। तो ये जो विशेषता हुई, ये हमारी संस्कृति में है, और इसी संस्कृति में हमारे हिंदू धर्म में ये विशेषता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो ये कहता है कि जो पति पत्नी है वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी आधार पर हमारे यहाँ जो विवाह का स्वरूप है या जो विवाह से जो संबंधित नियम हैं, उन नियमों में भी जो हमारी संस्कृति के जो विशेषताएं हैं वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसी तरह से अगर आप परिवार की बात करें, तो परिवार में भी अगर आप देखेंगे तो भारत में जो परिवार हैं वो संयुक्त परिवार हैं या बड़े परिवार हैं। इसके उल्टा अगर आप पश्चिमी देशों में देखेंगे, पाश्चात्य देशों की संस्कृतियों को देखेंगे, तो उनके यहाँ उनके संस्कृति के प्रभाव से आप एकल परिवार या नाभिकीय परिवार जिसको बोलते हैं, वो परिवार वहाँ पे अधिक पाए जाते हैं, उनकी बहुतायत मात्रा होती है। यानी उनके यहाँ एकल परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, और हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हैं। उसका कारण ये है कि उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो केंद्रीय परिवारों को महत्व देती है, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में हम स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार बड़े होते हैं और संयुक्त होते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो धार्मिक आचार हैं या सारी जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां जो हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को न केवल निर्मित करती हैं बल्कि उसको प्रभावित करती हैं, और ये इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से सामाजिक संरचना के ऊपर देखा जा सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक कारकों का राजनीतिक संगठन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो सांस्कृतिक कारक हैं वो राजनीतिक संगठन में किस तरह के परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो आप जानते हैं कि राजनीतिक संगठन जो है वो, उनको हम सांस्कृतिक संगठनों से अलग नहीं कर सकते।
आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक के अगर आप राजनीतिक संगठनों की जो विशेषता है उसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि समाज, देश काल और समाज या उसकी परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाए जाते रहे हैं, सामाजिक विधान बनाए जाते रहे। यानी जैसे हमारी संस्कृति थी, जैसी हमारी विचारधारा थी, जैसे हमारे मूल्य थे, आदर्श थे, उन्हीं मूल्यों आदर्शों के अनुरूप ही हमारे यहाँ कानून बनाए गए, उसी तरह के सामाजिक विधान हमारे यहाँ बनाए गए। अब जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है वो गोत्र से बाहर आप विवाह नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ गोत्र के अंदर अपने विवाह नहीं कर सकते। अपने अपने यहाँ हिंदुओं में ये व्यवस्था है कि सगोत्री विवाह नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 बना, तो उस अधिनियम में ये कानून बनाया गया कि जो सगोत्र विवाह है वो वर्जित है, सगोत्र विवाह नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से मुस्लिम विवाह में, जहाँ पे जिन देशों में मुस्लिम संस्कृति है, इस्लाम धर्म में मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो उनकी सांस्कृतिक विशेषता है, उस सांस्कृतिक विशेषता के तहत उनके यहाँ जो विवाह करने की जो परंपरा है वो भिन्न भिन्न है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं जो है वो समाज के जो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो राजतंत्र व्यवस्था हो, चाहे कुलीन तंत्र व्यवस्था हो, या फिर वर्तमान जो प्रजातंत्र व्यवस्था हो, इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी संस्कृति, मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे भी तत्व आ जाएं जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं, संस्कृति के आचार विचार प्रथाओं से, आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन कानूनों का, उन नियमों का अनुपालन करना हमारे लिए जो है वो संकट हो जाएगा, उनका हम अनुपालन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई कानून बना भी दिया जाए तो उस कानून को हम अनुपालन करने में, उसका उसका पालन करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि वो जो नियम है, वो जो व्यवहार प्रतिमान है, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जो सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, वो किसी भी राज्य या समाज के जो नियम कानून हैं, उसके जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, या राज्य विशेष की जो नियम कानून हैं, उनको प्रभावित करने में, उसको परिवर्तित करने में एक प्रमुख कारक के रूप में भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद आती है बात प्रौद्योगिकी पर प्रभाव की। तो सांस्कृतिक तत्व जो है वो जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर ये उसकी दिशा और प्रकृति को भी प्रभावित करता है। यानी जिन शक्तियों से हम उत्पादन के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, वो हमारी इच्छा अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, और हम क्या चाहेंगे ये हमारी संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। यानी उस जो हमारी संस्कृति, अगर संस्कृति हमारी विलासितापूर्ण है, हमारी संस्कृति जो है वो भोगवादी है, तो उस वस्तु का उपभोग जो है उपयोग हम भोग के लिए करेंगे, आराम के लिए करेंगे, विलासिता के रूप में करेंगे। और अगर हमारी संस्कृति त्यागमय की है, तो उसी वस्तु का उपयोग जो है वो हम आराम या विलासिता के लिए नहीं करके, बल्कि हम उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंगे। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो संस्कृति है वो हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे हमारे समाज का आर्थिक पक्ष हो। संपूर्ण सामाजिक ढांचा और संपूर्ण सामाजिक संगठन संस्कृति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब हम लोग संस्कृति की अवधारणा से जुड़े हुए कुछ एक दूसरी विशेषताओं या कुछ दूसरी अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिनमें से एक पहली अवधारणा है सांस्कृतिक विलंबना की। तो ये जो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा है वो आगबर्न से संबंधित है। आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति के दोनों पक्षों के बीच में जो संबंध हैं, उनके संबंधों के आधार पर एक नई अवधारणा को विकसित किया, जिसको हम सांस्कृतिक विलंबना से संबोधित करते। तो आगबर्न का ये मानना है, उनका ये कहना है कि संस्कृति के दोनों पक्ष, यानी जो भौतिक पक्ष, जो अभौतिक पक्ष हैं, वो दोनों एक साथ नहीं चल पाते हैं, यानी दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, बल्कि होता ये है कि संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है उसमें तेजी से परिवर्तन होता है, और जो उसका अभौतिक पक्ष है उसमें उतना तेजी से परिवर्तन
नहीं हो पाता है, तो इस कारण से आप देखेंगे कि भौतिक पक्ष जो है वो आगे चला जाएगा और जो अभौतिक पक्ष है वो पीछे छूट जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में एक दूरी बन जाती है। तो इसी दूरी को हम लोग समाजशास्त्री भाषा में या आगबर्न की भाषा में हम इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना का मतलब ये हुआ कि, या सांस्कृतिक पिछड़न का मतलब ये हुआ कि संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं, जो विभिन्न इकाइयां हैं, उनमें से कुछ इकाइयां जो हैं वो आगे निकल जाती हैं और कुछ इकाइयां पीछे छूट जाती हैं। तो इसी को हम लोग सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना किससे जुड़ी हुई एक दूसरी अवधारणा है प्रौद्योगिकी विलंबना की। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना और प्रौद्योगिकी विलंबना एक ही है या दोनों अलग अलग है। ये जो सांस्कृतिक विलंबना है ये आगबर्न की अवधारणा है, आगबर्न ने इसको दिया है। और जो प्रौद्योगिकी अवधारणा है ये मैक्स वेबर से संबंधित है। मैक्स वेबर ने जो अपनी किताब लिखी सोसाइटी, इस किताब में उन्होंने प्रौद्योगिकी विलंबना के बारे में अपने विचार स्पष्ट किया। प्रौद्योगिकी विलंबना से उनका जो आशय ये था कि प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में उसके जो सभी भाग हैं उनमें असंतुलन की स्थिति होती है। जैसे संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनका जो विकास होता है, तो उस विकास में सभी तत्वों का विकास एक साथ नहीं होता, उसमें कुछ का विकास तेजी से होता है, कुछ का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनके बीच में असंतुलन के कारण उनके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कारण प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न पक्ष हैं उनमें से कुछ पक्ष जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जबकि दूसरे जो पक्ष हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो इसी स्थिति को मैक्स वेबर ने प्रौद्योगिकी विलंबना कहा। यानी प्रौद्योगिकी विलंबना का मतलब ये हुआ कि प्रौद्योगिकी से जो जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों में से कुछ पक्ष आगे निकल जाएं और दूसरे जो पक्ष हैं वो पीछे छूट जाएं। तो दोनों के बीच में जो प्रौद्योगिकी का गैप है, इस गैप को, इस अंतर को, इस दूरी को हम प्रौद्योगिकी विलंबना कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दें हम आपको, जैसे उदाहरण ये है कि जिन सड़कों पर इक्का तांगा चलता हो, घोड़े वाला सवारी चलता हो, उन्हीं सड़कों पर अगर हम बसों को चलाने का जुगाड़ करें, यानी जिन सड़कों पर हम घोड़ा गाड़ी चलती हैं उन्हीं सड़कों पे अगर हम बस चलाने की योजना बना रहे हों तो ऐसी योजना से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। नहीं, बसों को चलाने के लिए हमें चौड़ी सड़कें चाहिए और चौड़ी सड़कें हैं नहीं, तो अगर हम उस सड़कों पर बसें चला देंगे तो बसों की उत्पादकता में जो है वो अंतर आएगा। यानी जितनी इनकम या जितनी क्षमता के साथ बसों के द्वारा जो है वो आवागमन होना चाहिए, उस आवागमन की प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी मशीन और उत्पादन के जो दूसरे कारक हैं उनके बीच में स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसी स्थिति को मैक्स वेबर ने कहा कि ये स्थिति प्रौद्योगिकी विलंबना की है। इसके बाद आती है बात पर संस्कृति ग्रहण की। तो पर संस्कृति ग्रहण की जो अवधारणा है ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा किसकी है। तो ये आप जान लें कि पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा हर्शकोविट्ज से संबंधित है। हर्शकोविट्ज ने पर संस्कृति ग्रहण को परिभाषित करते हुए कहा कि जब दो या दो से अधिक संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो ये अपनी इच्छा से या एक दूसरे के दबाव से एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करती हैं। और जब ये एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करती हैं तो वो अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके दूसरी संस्कृति के रंग में रंगने लगती हैं। तो इस तरह से ये जो संस्कृति के जो एक संस्कृति के जो तत्व हैं जो दूसरी संस्कृति में जो जिनका अस्तित्व दिखाई पड़ने लगता है उनको देखा जा सकता है, वो उसी के अनुरूप वो भी परिवर्तित करने लगते हैं अपने आप को। तो ये जो एक पक्षीय परिवर्तन है, इसी एक पक्षीय परिवर्तन को हम पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। यानी पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के प्रभाव से अपनी संपूर्ण जीवन पद्धति को बदलने का प्रयास करती। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण दोनों में अंतर। पारस्परिक संस्कृति ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में मिलती हैं
तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच में आदान प्रदान होता है, तो उनके बीच में दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है। तो अगर दोनों संस्कृतियों के आपस में मिलने से दोनों संस्कृतियों में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम पारस्परिक संस्कृति ग्रहण करेंगे। लेकिन यदि एक संस्कृति जो है वो दूसरी संस्कृति की विशेषताओं को अपना रही है और अपनी संस्कृति की विशेषताओं को छोड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे पर संस्कृति ग्रहण। यानी अगर संस्कृति में एक पक्षी परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन को हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। और अगर ये परिवर्तन दोनों तरफ से उसकी स्वीकृति है, दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कहेंगे। ये आप याद रखेंगे कि पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि पारस्परिक संस्कृति ग्रहण में जो संस्कृतियां हैं वो दोनों संस्कृतियों में साथ साथ परिवर्तन होता है, और पर संस्कृति ग्रहण में एक संस्कृति जो है वो अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके दूसरी संस्कृति को स्वीकार करके उसी के हिसाब से रंगना अपने आप को बदलना शुरू करती है। संस्कृति से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रवर्तन या नवाचार की, इनोवेशन की। तो ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन की एक नई अवधारणा है, ये अवधारणा जो है वो बार्नेट की है। तो बार्नेट ने जो सांस्कृतिक परिवर्तन की में नवाचार की प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया है। उनका ये मानना है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो अपने ज्ञान के विकास के द्वारा या फिर अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अपनी जो प्रचलित या जो परंपरागत विचारधारा है उसमें संशोधन कर लेती हैं, उसमें कुछ नयापन ला लेती हैं, कुछ उसमें नया परिवर्तन उत्पन्न कर लेती हैं। यानी अपनी मूल संस्कृति को बचाए रखते हुए उसमें समय और परिस्थिति के मांग के हिसाब से अपनी समाज की या लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से जैसे जैसे आवश्यकता और परिस्थितियां समय बदलती जा रही हैं, उन समय और परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप वो अपने आप को परिवर्तित कर रही हैं, अपने स्वरूप को नया कर ले रही हैं। तो इस प्रक्रिया को हम नवाचार की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विभिन्न कारकों के बारे में और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सामाजिक व्यवस्था के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हमने चर्चा की। और इसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी हुई जो दूसरी जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। आशा है कि आप इस वीडियो से ज़रूर आपको लाभ मिला हुआ होगा। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आप इतनी देर तक मेरी बात को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।